वेलकम टू द सुनो बायोलॉजी। चलिए अभी अभी हम लोगों ने खत्म किया फंजाई और फंजाई से रिलेटेड कुछ हम लोगों ने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। अब हम लोग पढ़ते हैं वायरसेस को। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे आखिरी टॉपिक है और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। वायरसेस पे आते हैं। In the five kingdom classification, there is no place of some acellular organism like viruses and viroids. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा जो विटेकर ने प्रपोज किया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई आ रहे हैं, उसमें वायरसेस को स्थान नहीं मिला है और लाइकेन को स्थान नहीं मिला है, वायरस को स्थान नहीं मिला है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस सिंस दे आर नॉट ट्रू लिविंग। वायरसेस को स्थान इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वायरसेस हम लोग ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, अभी इसका प्रॉपर डिस्कशन होगा और आपको समझ में ये बात आ जाएगी कि क्यों इसको हम लोग ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते। ठीक है जी, तो ध्यान देते हैं हम लोग कि वायरसेस की ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं मानते। हाँ जी, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देयर इज नो प्लेस ऑफ सम सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्थान नहीं मिला है जो कि हम लोग लिविंग प्रॉपर लिविंग नहीं मान रहे हैं, उनको हम लोग बॉर्डर लाइन पे मान रहे हैं, जैसे कि वायरसेस है, वायरॉइड्स है, लाइकेन्स है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस सिंस दे आर नॉट ट्रू लिविंग। वायरसेस को स्थान नहीं मिला क्योंकि हम इनको ट्रू लिविंग नहीं मानते। स्टेटस ऑफ वायरस, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल स्ट्रक्चर नहीं है, सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो ये लिविंग सेल के बाहर, होस्ट सेल के बाहर इनर्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको हम लोग लिविंग बीइंग में काउंट नहीं करते। लिविंग बीइंग के लिए हम लोगों ने माना है कि लाइफ की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, तो ये सारे के कॉन्शियसनेस, ये सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल सेल का होना मस्ट है। सिंगल सेल होगी तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट होगी। तो सिंगल सेल इज मस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। वायरस का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए वायरस को हम लोगों ने लिविंग में प्लेस नहीं किया। तो आउटसाइड द होस्ट सेल इट एक्ट एज अ इनर्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वंस दे इन्फेक्ट द सेल, जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, दे यूटिलाइज द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ अ लिविंग सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट मल्टीप्लिकेशन। तब ये जिस सेल को इन्फेक्ट किया होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करते हैं अपने मैनिपुलेशन के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। फॉस्टर वाज द साइंटिस्ट 1880 में फाउंड रेबीज टू बी द इन्फेक्शियस डिजीज, जिसने ये देखा कि रेबीज जो है इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रमण से होने वाली डिजीज है, एंड प्रोड्यूस एंटी रेबीज वैक्सीन, और उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन को बनाया। तो याद रख लीजिएगा, पॉस्चर 1880 में, 1880 में पॉस्चर वाला साइंटिस्ट जिन्होंने रेबीज को ये जाना कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है और उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया। ही आल्सो कॉइन्ड द टर्म वायरस, उन्होंने ही वायरस टर्म को कॉइन किया, वायरस टर्म उन्होंने ही फॉर्मुलेट किया। वायरस का मतलब होता है वेनम, जहर, पॉइजन। बिफोर इट्स साइंटिफिक डिस्कवरी, इससे पहले कि वायरस की डिस्कवरी होती, उससे पहले ही उन्होंने उनका नामकरण कर दिया। तो बच्चा पैदा होने से पहले ही नाम रख दिया, दूसरे शब्दों में बोले तो वायरस की डिस्कवरी हो, वायरस के बारे में हम लोग जाने, वायरस को भी पूरी तरह से हम लोग जाने भी नहीं थे, उन्होंने नाम रख दिया था वायरस पॉस्चर, तो जिसका कि मतलब होता है वेनम या जहर। डीजे इवानोव्स्की 1880 के बाद 1892 में इवानोव्स्की वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये देखा मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको में जो मोज़ेक डिजीज हो रही है, वर टू बी कॉज्ड बाय अ फिल्ट्रेबल एजेंट। वो ऐसे किसी एजेंट के द्वारा हो रही है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा कोई एजेंट, क्योंकि बैक्टीरियल जो हमारा फिल्टर होगा, जो बैक्टीरिया को रोक लेगा, ये इसका पॉजिटिव एजेंट, टोबैको मोज़ेक डिजीज का पॉजिटिव एजेंट उस फिल्टर से भी पास हो जाएगा। तो ऐसी जाली, ऐसा फिल्टर, ऐसा छानने वाला जो बैक्टीरिया को रोक ले, लेकिन उससे वो निकल जाएगा ऑर्गेनिज्म, वो निकल जाएगा तत्व, या वो निकल जाएगा चीज, वो निकल जाएगा पार्टिकल चाहिए जो कि इन्फेक्ट कर सकता है टोबैको को और उसमें मोज़ेक डिजीज कॉज कर सकता है।
Mosaic disease was caused by mosaic disease of tobacco was caused by filtrable agent smaller than the bacteria as they can pass through the bacteria through filter, जो कि बैक्टीरिया को रोक देने वाले फिल्टर से भी पास हो जाएगा। प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ डिजीज टोबैको प्लांट, जो कि डिजीज टोबैको प्लांट का अगर कोई ऐसा प्लांट जिसमें डिजीज हो रखी हो उसका आप एक्सट्रैक्ट तत्व निकाल लीजिए, सत्व निकाल लीजिए, उसमें से एक्सट्रैक्शन कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो उसमें वो चीज है, वो पॉजिटिव एजेंट है, तो वो पॉजिटिव एजेंट उसको अगर आप छाने ऐसे फिल्टर से तो बैक्टीरिया को रोक लेगा, लेकिन टोबैको डिजीज का पॉजिटिव एजेंट उस फिल्टर से भी निकल जाएगा, तो बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है। ही इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो इवानोव्स्की को हम लोग इस बात का श्रेय देते हैं कि इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। तो 1880 में ही जो नामकरण हो गया था, उस नामकरण के हिसाब से वायरस की खोज किसने करी है? इवानोव्स्की ने करी है। और नामकरण किसने किया था? पॉस्चर ने। M.W. विजनिक, इनका नाम याद रखिएगा, कॉल्ड इट कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। इन्होंने बोला कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम का क्या मतलब है? जिंदा, ऐसा लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, जिंदा संक्रमण करने वाला तरल। तो लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया था टोबैको मोज़ेक डिजीज वाले टोबैको प्लांट से, जो डिजीज प्लांट था उससे जो एक्सट्रैक्ट निकाला, उस फ्लूइड को ये लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्लूइड अगर हम नॉर्मल टोबैको प्लांट में इंजेक्ट कर देंगे तो उसमें भी डिजीज हो जाएगी। तो M.W. विजनिक बोल रहे हैं कॉल्ड इट कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। कॉल्ड इट क्या? एक्सट्रैक्ट ऑफ द डिजीज प्लांट, उसके एक्सट्रैक्ट को ये कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम बोल रहे हैं, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड बोल रहे हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ द डिजीज प्लांट कैन कॉज डिजीज इन द हेल्दी प्लांट। तो हेल्दी प्लांट में भी डिजीज हो जाएगी अगर इस फ्लूइड को उसमें इंजेक्ट कर दिया जाए। W.M. स्टेनले अगला साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, स्टेनले। तो 1880 हमारे पॉस्चर, 1892 इवानोव्स्की उन्होंने खोज कर ली, 1896 विजनिक कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम खोला, 1935 में स्टेनले को इस बात में सफलता मिली कि उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन कर दिया। कैन नॉट ग्रो ऑन द नॉन लिविंग कल्चर मीडियम, जो कि ये वायरस नॉन लिविंग कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं करता, क्योंकि वायरस को अपने प्रोपोगेशन के लिए, ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए लिविंग सेल की बायोमशीनरी चाहिए। तो नॉन लिविंग कल्चर मीडियम पे अगर हम सोचें कि हम वायरस का प्रोपोगेशन कर ले, नहीं हो पाएगा, बिकॉज वायरस एक्ट एज अ इनर्ट पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर ये पार्टिकल है। इट रिक्वायर्स लिविंग सेल फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग सेल के पास जो मेटाबॉलिक मशीनरी है ये उसका इस्तेमाल करता है, इसके पास अपना कुछ भी नहीं। तो मेरा मुझे क्या लगा, सब कुछ तेरा वाला सीन है वायरस के साथ। W.M. स्टेनले क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ेक वायरस कैन नॉट ग्रो ऑन नॉन लिविंग कल्चर। हो चुकी बात पिछली वाली स्लाइड में, इट रिक्वायर्स लिविंग सेल। पिछली वाली स्लाइड का रिपीटिशन छोड़िए, आगे चलिए। हर्शी एंड चेस 1952 में कंफर्म दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर दोस वायरसेस व्हिच कॉजेस द इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस के लिए टर्म यूज होता है बैक्टीरियोफेज। तो हर्शी एंड चेस ने ये बताया या ये इस बात को कंफर्म किया कि DNA जेनेटिक मटेरियल है किसमें? बैक्टीरियोफेज में। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब अनिवार्य रूप से, आवश्यक। वायरसेस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इट इज इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर ये इनर्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। एंड इनर्ट वायरस इज कॉल्ड वायरोन। और इनर्ट वायरस के लिए टर्म यूज हो रहा है वायरोन। ठीक है जी। तो वायरसेस ऑब्लिगेट मतलब अनिवार्य रूप से, इसेंशियली ये पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, होस्ट सेल के बाहर इनर्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। एंड इनर्ट वायरस, और इनर्ट वायरस के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं वायरोन। वायरोन टर्म इज यूज्ड फॉर द इनर्ट वायरस। इट कैन बी क्रिस्टलाइज, जिसका कि आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, स्टोर्ड इंडेफिनिटली। और क्रिस्टल बना के आप इसको अनिश्चितकालीन समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, सहेज के रख सकते हैं। कोरोना वायरस को करके रख लो। अब बायोसिंथेटिक मशीनरी इज एब्सेंट। इसके पास अपना कुछ नहीं है, अपनी मशीनरी कुछ नहीं है। देयर इज नो सिस्टम टू लिबरेट एनर्जी। तो अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, तो एनर्जी बन ही नहीं सकती।
वायरस डज नॉट ग्रो, वायरस की ग्रोथ नहीं होती। इट डज नॉट डिवाइड और रिप्रोड्यूस लाइक टिपिकल ऑर्गेनिज्म, और ये डिवाइड नहीं करता, रिप्रोड्यूस नहीं करता है एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म, एक टिपिकल जीव की तरह, एक नमूने की तरह, एक जीव ऑर्गेनिज्म, जीवन का रूप, तो ये उनकी तरह ना तो डिवाइड करता है ना रिप्रोड्यूस करता है। साइज, वायरस इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, स्मॉलेस्ट एंटिटी है। साइज वेरी, साइज अलग अलग हो सकता है, मोस्ट फ्रॉम द 20 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ज्यादातर केस में इसका साइज 20 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर है। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी है, साइज वेरी कर रहा है, और 20 नैनोमीटर से लेके 400 नैनो, ये आपके 2-3 वायरस के एग्जांपल बने हुए, बैक्टीरियोफेज के और टोबैकोमोलियस वायरस के। चलिए, इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वायरस में हमें प्रोटीन का कोड तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, और उसके अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, डीएनए या आरएनए, दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए। जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ, कोई भी वायरस ऐसा नोन नहीं है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों मिले, या तो डीएनए या आरएनए। अकॉर्डिंगली वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, और इस हिसाब से कि उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वायरसेस को 2 ग्रुप में बांटा गया है। डीऑक्सी वायरस जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एंड राइबोवायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो वायरसेस में प्रोटीन के कोड के अलावा, प्रोटीन के अलावा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। जिन जिन वायरसेस में डीएनए मिल रहा है उनके लिए टर्म यूज होता है डीऑक्सी वायरस, और जिन जिन वायरसेस में आरएनए मिलता है उसके लिए टर्म यूज होता है राइबोवायरस। मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरस, ज्यादातर केस में वो वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट वंस हैविंग आरएनए। तो ज्यादातर में डीएनए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के सभी में डीएनए होगा, कुछ एक केसेस में आरएनए भी मिलता है। एग्जांपल रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, एग्जांपल के तौर पे रेबीज पॉजिटिव एजेंट जो है वायरस, वो रेबीज वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। पोलियो पॉजिटिव जो हमारा वायरस है उसमें भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। रिट्रोवायरस में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्फ्लुएंजा वायरस में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म रिप आजकल आप देखते हो, रेस्ट इन पीस। कोई अगर ईश्वर को प्यारा हो जाए तो हम लोग कहते हैं आपकी ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, रिप लिख देते हो आप लोग सोशल मीडिया पे, वो याद रख लीजिएगा। आर स्टैंड्स फॉर रेबीज, आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजा, पी स्टैंड्स फॉर पोलियो। ये शॉर्ट फॉर्म है, याद रखने का। रिप, RIP, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो वायरसेस में हमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर आरएनए, ज्यादातर प्लांट पे पॉजिटिव एजेंट, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरसेस। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विद अ फ्यू हैविंग सिंगल स्ट्रैंड, जिसमें से आपको कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस भी मिल रहा है। और कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस ये जो हमारा प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। बैक्टीरियोफेज है कॉमनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस है, उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आरएनए वायरसेस सिंगल स्ट्रैंड है विद अ फ्यू हैविंग डीएनए। लेकिन कुछ में अब ये पूछा जाता है आपसे कि ऐसा प्लांट वायरस बताइए जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस ऐसा वायरस है जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, कॉलीफ्लावर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, हाईलाइट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस आर डीएनए विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट वन हैविंग आरएनए। एग्जांपल्स आर, बात हो चुकी पिछले स्लाइड में हम लोग बात कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस, ये भी बात हो चुकी पिछली स्लाइड में हम लोग बात कर चुके हैं कि ज्यादातर प्लांट वायरस जो है आरएनए वायरसेस है, लेकिन कॉलीफ्लावर ऐसा वायरस है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंड होते हैं, ये भी बात हो चुकी। कंपोनेंट्स पे आते हैं, ये सारे के सारा रिपीटिशन था, तो इसको हम लोग बात ना करें, आगे चलें। कंपोनेंट्स, वायरसेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। वायरसेस 2 पार्ट के बने हैं, न्यूक्लियोटाइड जीनोम होगा उसमें और कैप्सिड होगा। तो न्यूक्लियोटाइड, जीनोम और कैप्सिड की प्रेजेंस मिल रही है हमको वायरस के कंपोनेंट में। एक मिनट एडिट कर दूं इसको ताकि बच्चे को अगली बार दिक्कत ना हो। एडिट कर दिया जाए कि वो जो रिपीटिशन हो गया है। तब आगे चलो।
ये रिपीट हो गया था, एडिट करें और एडिट में यहाँ से एडिट कर दूँ तो मैं अगली बार में वही दिक्कत होगी। रिपीट हो गया हूँ, 2 सेकेंड आपके ले रहा हूँ। चलिए कंपोनेंट्स पे आइए। Components viruses consist of 2 parts, nucleotide, genome and capsid, and envelope is present in some cases, कुछ cases में envelope present होगा। Few enzymes are also known to occur occasionally inside the virus। तो अपनी बुक में दिया है वायरसेस में एंजाइम नहीं होते, लेकिन कभी कभार ये आपका जो कंटेंट है ये आपका ट्रूमैन बायोलॉजी का है। ट्रूमैन बायोलॉजी में लिखा है कि कभी कभी वायरसेस में आपको ओकेशनली एंजाइम्स मिल जाते हैं। न्यूक्लियोइड इट रिप्रेजेंट्स द वायरल क्रोमोसोम। तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। न्यूक्लियोइड और वायरल क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो वन मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड होगा, भले डीएनए हो भले आरएनए हो। इट मे बी लीनियर हो सकता है और सर्कुलर हो सकता है। तो लीनियर भी फॉर्म में भी मिल सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी मिल सकता है विद वेरियस डिग्री ऑफ कॉइलिंग, जिसमें आपको कॉइलिंग देखने को मिलेगी। न्यूक्लियोइड इज इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस। तो न्यूक्लियोइड जो है वायरस का इन्फेक्टिव पार्ट है, इसी की वजह से इन्फेक्शन होता है। डबल स्ट्रैंड डीएनए डीएसडीएनए इट अकर्स इन T2 T4 बैक्टीरियोफेज। ये आपको T2 T4 बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलेगा। हर्पीज वायरस में देखने को मिलेगा, सिमिनियम वायरस में देखने को मिलेगा, हेपेटाइटिस बी, पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस एक्सेट्रा में देखने को मिलेगा। तो आपको याद क्या रखना है? हर्पीज याद रखना है, हेपेटाइटिस याद रखना है, सिमिनियम वायरस याद में रखना है, T2 T4। तो H2S ये इसीलिए लिखा गया है हर्पीज, एक H है हर्पीज के लिए और एक H है हमारा हेपेटाइटिस के लिए, ऐसा सिमिनियम वायरस के लिए। तो H2S डबल स्ट्रैंड डीएनए किसमें मिल रहा है? हर्पीज में मिल रहा है। हर्पीज के अलावा आपको हेपेटाइटिस में मिल रहा है, सिमिनियम में मिल रहा है, T2 T4 में मिल रहा है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसमें मिल रहा है? कोलियोफेज SciX174, कोलियोफेज SciX174 में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिल रहा है, जो कि सर्कुलर होगा। द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पल्स स्ट्रैंड, इसको हम लोग पल्स स्ट्रैंड भी बोलते हैं। DsRNA डबल स्ट्रैंड आरएनए मिल रहा है हमको, DsRNA डबल स्ट्रैंड आरएनए हमको रियो वायरस में और होम ट्यूमर वायरस में मिल रहा है। सिंगल स्ट्रैंड किसमें मिल रहा है? तो हम लोग देख पड़ा रेबीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो। उसके अलावा रेबीज देखिए, इन्फ्लुएंजा देखिए, पोलियो देखिए। इसके अलावा रेट्रोवायरसेस में एंड मोर कॉमन इन राइनोवायरसेस। राइनोवायरसेस जो हमारे क्या करते हैं जी, रनिंग नोज वगैरह करते हैं, मतलब आपको सर्दी जुकाम करते हैं। रेट्रोवायरसेस हैव 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। रेट्रोवायरसेस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की 2 कॉपी मिलेगी, हेंस डिप्लॉयड। एग्जांपल है हमारा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में भी रेट्रोवायरसेस की 2 कॉपी मिलती है। तो याद रख लीजिएगा, ये आपके अपने एनसीईआरटी के कंटेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए H2S याद में रखना है आपने, हर्पीज, हेपेटाइटिस और हमारा सिमिनियम और T2 T4। सिंगल स्ट्रैंड के लिए कोलियोफेज SciX14 याद रखना है। डबल स्ट्रैंड DsRNA के लिए हमारे रियो वायरसेस एंड होम ट्यूमर वायरस। और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाले कंटेंट वाले जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जिनमें है उन वायरसेस का एग्जांपल हमारा रेबी याद रख लीजिएगा, रेबीज, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो। उसके अलावा राइनो वायरसेस है, रेट्रोवायरसेस।
Retroviruses have two copy, बात हो गई। In some riboviruses the RNA can directly function as template। कुछ राइबोवायरसेस ऐसे हैं जिसमें आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा, सांचे की तरह काम करेगा एंड टेक पार्ट इन रेप्लिकेशन और आरएनए पे आरएनए बन जाएगा। इन अदर राइबोवायरसेस, दूसरे राइबोवायरसेस में द आरएनए ऑफ द न्यूक्लियोइड फर्स्ट सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो रेप्लिकेशन यहाँ जो हो रहा रेप्लिका होता है, अपनी रेप्लिका बनाना। रेप्लिकेशन टर्म हम लोग ज्यादातर डीएनए के लिए यूज करते हैं, लेकिन आरएनए पे आरएनए का बनना भी रेप्लिकेशन कहलाएगा। अपनी रेप्लिका बना ली, अपनी प्रतिलिपि बना ली। तो यहाँ पे उसने यही बोला है, कुछ राइबोवायरस ऐसे हैं जो आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करके आरएनए पे आरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा, रेप्लिकेट हो गया। लेकिन कहीं कहीं हम देखेंगे कुछ राइबोवायरसेस ऐसे हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। आरएनए पे पहले डीएनए बनेगा, cDNA कहलाएगा, और उस cDNA पे फिर आरएनए बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA बना थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड दिस वायरसेस नोन एज रेट्रोवायरसेस। और इन वायरसेस को हम लोग रेट्रोवायरसेस बोलते हैं क्योंकि इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कैप्सिड क्या है भाई? तो प्रोटीन का खोल जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ वो कैप्सिड है। प्रोटीनस कवरिंग, प्रोटीन की बनी कवरिंग है अराउंड द वायरस विच प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियोइड, जो उसके जीनोम को, न्यूक्लियोइड को, क्रोमोसोम को कवर कर रही है, उसको डैमेज से बचा रही है फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। द कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट। कैप्सिड में कई सारी सब यूनिट्स है कॉल्ड कैस्टोमियर्स, उसको हम कैस्टोमियर्स बोल रहे हैं। कैप्सिड ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस में नंबर फिक्स है 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस के कैप्सिड में कैस्टोमियर्स की संख्या फिक्स है 2130 होती है, याद रख लीजिएगा। वायरसेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का मानते हैं, कारण क्योंकि इसकी कुछ बातें ऐसी जो नॉन लिविंग से मिलती हैं, जैसे प्रोटोप्लास्ट नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट, होस्ट सेल के बाहर इसका काम नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं शो करता, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म है नहीं, रेस्पिरेशन है नहीं, एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम है नहीं। ये सारे के सारे लक्षण उसके नॉन लिविंग के हैं। लिविंग वाले लक्षण कौन से हैं? बीइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, की ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिल रहा है जो कि ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल है, विच अकर ओनली इन लिविंग, जो केवल लिविंग में मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड का मिलना, ये एक द्योतक है, ये एक संकेत है कि लिविंग में रखा जाए इसको। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस, होस्ट सेल के अंदर एंटर होने के बाद इसमें एक क्षमता है कि होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके अपना नंबर बढ़ा ले। अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, इसमें भी म्यूटेशन, जेनेटिक मटेरियल है तो म्यूटेशन होगा। द मोस्ट सुटेबल वायरस इज HIV वायरस, सबसे ज्यादा म्यूटेशन होने का, जिसका एग्जांपल आपका HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन सम मम्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, डेंगू, कॉमन कोल्ड, सार्स। अब ये जेनेटिक मटेरियल किस तरह का मिल रहा है? मीजल वायरस में, मम्स वायरस में, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, डेंगू, कॉमन कोल्ड, सार्स, सब में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। हर्पीज, हेपेटाइटिस, सिमिनियन, इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए। याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है कभी कभार। वायरल डिजीजेस पे आइए। वायरस कॉज डिजीजेस लाइक मीजल, मम्स, स्मॉल पॉक्स। मीजल्स की बीमारी वायरस की वजह से, मम्स की बीमारी वायरस की वजह से, स्मॉल पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। एड्स इन ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग में एड्स वायरल ओरिजिन की डिजीज है। प्लांट्स में, प्लांट्स वायरस डिजीज के सिम्टम क्या है? मोज़ेक फॉर्मेशन, चकत्ते बन जाएंगे, लीफ कर्लिंग, लीफ रोल हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, रोलिंग, येलोइंग, पीली पड़ जाएगी, वेन क्लियरिंग, जो उसकी शिरा है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ड्रॉपिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, जो प्लांट है उसकी ड्रॉप हो जाएगा, शॉर्ट हाइट नहीं बढ़ेगी, स्टंटेड ग्रोथ मतलब रुकी हुई ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ रुकी हुई ग्रोथ, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही। एनिमल वायरस डिजीज पे आइए। एनिमल में वायरस डिजीज जो हो रही है, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज एनिमल के केस में, रेंडियर पेस्ट डिजीज, रेंडियर पेस्ट डिजीज हमारी ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन हो रही, रानीखेत और न्यूकैसल ऑफ फाउल, ये वाला पूछा जाता है आपसे, रानीखेत या न्यूकैसल ऑफ फाउल पूछा जाता है। इसका ओरिजिन मतलब इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? वायरस है। बर्ड फ्लू वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस। तो जो आपने याद में रखना है, न्यूकैसल ऑफ फाउल याद में रखना है, फुट एंड माउथ डिजीज याद में रखना है, रिंडरपेस्ट, ये डिजीज रिंडरपेस्ट डिजीज आपने याद में रखनी है।
कि ये वायरल ओरिजिन की डिजीज है। वायरॉइड्स पे आइए, दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल। ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटे अपनी रेप्लिका बनाने वाले पार्टिकल हैं, विच वर डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डेनर। याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने वायरॉइड्स को खोज करी। वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल। ये आरएनए के पार्टिकल हैं जिनके चारों तरफ प्रोटीन की कोट नहीं मिलेगी। अगर प्रोटीन की कोट मिलती तो वायरस हो जाता। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अनिवार्य रूप से पैरासाइट है। मॉलिक्यूलर वेट इज ऑफ वायरॉइड इज लो। मॉलिक्यूलर वेट वायरॉइड का वायरस की तुलना में और कम है। वायरॉइड्स आर नोन टू कॉज डिजीज सम 20 डिजीज इन प्लांट्स ओनली। केवल प्लांट में ये लोग डिजीज करेंगे, एनिमल में डिजीज नहीं करते। सच एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये पूछा जाता है आपसे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का पॉजिटिव एजेंट कौन है? वायरॉइड। वायरॉइड की खोज किसने करी? टी.ओ. डेनर ने करी। क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वायरस की तुलना में, और केवल जेनेटिक मटेरियल होगा, केवल आरएनए पार्टिकल होगा, उसके चारों तरफ प्रोटीन का कोट नहीं होगा। एनिमल ऑफ और ह्यूमन इन्फेक्शन इज नॉट नोन। एनिमल इन्फेक्शन और ह्यूमन इन्फेक्शन नॉट नोन, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। वायरॉइड डज नॉट प्रोड्यूस अ प्रोटीन एज इट डज नॉट पोजेस इनिशिएशन कोड। वायरस में प्रोटीन का कोड क्यों नहीं बन रहा? प्रोटीन का कोड इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा। ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इनिशिएशन कोडॉन ही नहीं। द स्मॉलेस्ट नॉन एजेंट ऑफ प्लांट फूड डिजीज इज वायरॉइड। अब हम लोग आते हैं प्रायोन्स। दे आर हाईली रेजिस्टेंस ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के पार्टिकल है जिसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ गया है। विच फंक्शंस एज इन्फेक्शियस एजेंट, जो फंक्शन कर रहे हैं संक्रमण वाले एजेंट के तौर पर। दिस कंसिस्टेड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये जो बने हुए हैं हमारे प्रायोन्स प्रोटीन के बने हैं, लेकिन उनमें फोल्डिंग प्रोटीन की एबनॉर्मल फोल्डिंग देखने को मिल रही है। एंड आर पॉजिटिव एजेंट ऑफ सेवरल इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। और इससे जो डिजीज हो रही है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो रही है, ब्रेन से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित डिजीज हो रही है। प्रायोन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रोटीएज। प्रोटीन एंजाइम इस पे काम नहीं करेगा, हालांकि प्रोटीन है लेकिन अनफोल्डेड इस तरह से फोल्डिंग हो रखी है नॉर्मल, जिससे प्रोटीएज वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस कर देगा प्रोटीन की। तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम इस पे काम नहीं कर पा रहा। न्यूक्लियस भी इस पे काम नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी इस पे काम नहीं कर पाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी काम नहीं कर पाएंगे। प्रायोन्स एक्यूमुलेट इन नर्वस टिश्यू एंड ब्रिंग अबाउट इट्स डीजनरेशन। प्रायोन्स क्या करेंगे? नर्वस टिश्यू में इकट्ठे हो जाते हैं और उसका डीजनरेशन, ब्रेक डाउन करते हैं। कॉमन डिजीजेस कॉज बाय देम आर मैड काउ डिजीज। तो इससे होने वाली जो एक बहुत कॉमन बीमारी है वो मैड काउ डिजीज है। और बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बोवाइन रिलेटेड टू कैटल। स्पंजीफॉर्म की ब्रेन का डिग्रेडेशन इतना हो गया कि वो स्पंज गुमा हो जाता। तो बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज। और ह्यूमन बीइंग के केस में सीजेट डिजीज याद रख लीजिएगा, सीजेट डिजीज या सीजेट डिजीज। तो इसके लिए क्रूजफेल्ड डिजीज, जेकब डिजीज या कुरू डिजीज भी बोला जाता है। तो क्रूजफेल्ड, सीजेट डिजीज ह्यूमन बीइंग के केस में एंड कुरू ये ह्यूमन बीइंग के केस में हो रहा है। प्रायोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन जीन PRNP। प्रायोन्स का फॉर्मेशन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन क्यों बन गई? क्योंकि इसके लिए जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो गया। PRNP जीन में म्यूटेशन हो गया। प्रायोन्स कैन आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट कन्वर्टिंग नॉर्मल प्रोटीन टू द प्रायोन। और प्रायोन बन जाएगा तो ये नॉर्मल प्रोटीन को भी प्रायोन स्टेट में बदल देगा। द प्रोटीन एसोसिएटेड विद प्रायोन डिजीज इज PRP। प्रोटीन PRP, और PRP प्रोटीन बन किससे रही है? PRNP जीन से बन रही है। PRP ये वो प्रोटीन है जो कि प्रायोन डिजीज से एसोसिएटेड है। और PRP प्रोटीन किसकी वजह से बन रही है? PRNP जीन की वजह से बन रही है। PRNP जीन प्रायोन प्रोटीन जीन, प्रायोन प्रोटीन जीन is the human gene encoding for the major prion protein। PRP प्रायोन प्रोटीन और प्रायोन प्रोटीन जीन। तो PRP प्रायोन प्रोटीन, PRP प्रोटीएज रेजिस्टेंस प्रोटीन, PR for प्रायोन
एंड पी फॉर प्रोटीन। तो प्रायोन प्रोटीन, पीआरपी प्रायोन प्रोटीन जो कि प्रोटीएज रेजिस्टेंस प्रोटीन है। पीआरपी प्रोटीएज रेजिस्टेंस प्रोटीन, प्रायोन प्रोटीन, पीआरपी प्रोटीएज रेजिस्टेंस प्रोटीन, पीआरपी हमारी प्रायोन प्रोटीन। और प्रायोन प्रोटीन का फॉर्मेशन किसकी वजह से? पीआरएनपी जीन की वजह से। पीआरएनपी जीन में म्यूटेशन हो गया तो पीआरपी बन गई, प्रायोन प्रोटीन बन गई, प्रोटीएज रेजिस्टेंस प्रोटीन बन गई। पीआरएनपी वो जीन जिसमें म्यूटेशन होने से पीआरपी प्रोटीएज रेजिस्टेंस प्रोटीन, प्रायोन प्रोटीन बन गई। और ये एबनॉर्मली फोल्डेड होगी, इसमें प्रोटीएज एक्ट नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर एक्ट नहीं करेगा, अल्ट्रावायलेट रेड नहीं एक्ट करेंगी, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और साथ के साथ हम देखेंगे कि इसका एक्यूमुलेशन ब्रेन में होता चला जाता है, नर्वस टिश्यू का डिग्रेडेशन कर देता, ब्रेन जो है स्पंजी फॉर्म हो जाता है। तो बोवाइन स्पंजी फॉर्म एंसेफेलोपैथी मैड काउ डिजीज इसी की वजह से हो रही है। और ह्यूमन बीइंग में सीजे डिजीज, क्रूसवेल्ट जैकब डिजीज हो रही है या पूर्व डिजीज हो रही है। ये हमारे हो गए प्रायोन्स। आगे चले, अब ये वायरस से रिलेटेड कुछ डीपीपी इसका डिस्कशन करते हैं। ओके।